अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और 47वां सदारती इलेक्शन है ये। अगर अमेरिकन डेमोक्रेसी की बात की जाए तो इलेक्टर्स मुंतखब किए जाते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज फिर प्रेसिडेंट का इंतखाब करता है। अब तक तकरीबन 8 करोड़ वोटर्स पहले से वोट डाल चुके हैं और तकरीबन 24 करोड़ के करीब एलिजिबल वोटर्स हैं अमेरिका के अंदर। 7 स्विंग स्टेट्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो डिसाइड करेंगी कि किसके कैंप में किसका नंबर जो है वो डोमिनेट करने जा रहा है। कुल 538 तकरीबन नुमाइंदगान हैं जिनको इलेक्ट करना है और इसके साथ साथ इलेक्टोरल कॉलेज के 270 का जो नंबर है वो किसी भी पार्टी को चाहिए जीतने के लिए। तो देखना ये है कि मईशत के अलावा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिपब्लिकन्स को डोनाल्ड ट्रंप के अंदर और डेमोक्रेट्स को कमाला हैरिस के अंडर विक्ट्री दिलवा सकते हैं। अब तक वोटर का पैटर्न क्या है, टर्न आउट कितना है और इसके अलावा सेंटिमेंट क्या कहता है कि कौन सी पार्टी डोमिनेट कर सकती है, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हुसैन हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हक्कानी साहब आपका। क्या देख रहे हैं अमेरिकन डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन्स जो वोटर्स हैं, ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स? क्योंकि एनवायरनमेंट पे भी बात होती है। इसके अलावा हमने ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से देखा है कि डेमोक्रेट्स का मौके और रिपब्लिकन्स का बहुत डिफरेंस है। इसके अलावा अबॉर्शन राइट्स की अगर बात कर लें या इकॉनमी की बात कर लें, आपके नज़दीक कौन से डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं? अमेरिका के इंतखाबात में कभी भी एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता। वो तमाम लोग जो इस बात पर कायल हो गए हैं कि निज़ाम उनके लिए काम नहीं कर रहा और इसमें सफ़ेद, फार्म, गरीब, वर्किंग क्लास लोगों की भारी तादाद शामिल है, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। लेकिन जिनके पास कॉलेज डिग्रियां हैं, ख़वातीन, अक़लियतें, वो कमला हैरिस के साथ हैं। जो पोलिंग डेटा है उसमें एक कमज़ोरी ये है कि अब पुराना वाला निज़ाम नहीं रहा कि जिसमें लैंडलाइन फ़ोन के ऊपर सबको फ़ोन किया जाता था, तो इसलिए ओपिनियन पोल करना आसान होता था। फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोनों के लिए उन्होंने कुछ प्रोविज़न की। अब बहुत सारे लोग हैं वो फ़ोन नहीं सुनते। ओपिनियन पोलिंग जो है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के तबकात जो हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं हो पाती, तो फिर पोलस्टर उसमें अपनी तरफ से अपनी कमजोरियों को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। पिछले 2 इंतखाबात में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के वोटरों की तादाद का अंदाजा सही नहीं लगाया, तो इस बार वो उनको ओवर कॉम्पेंसेट भी कर सकते हैं और शायद कर रहे हों। इसी वजह से बीच में बहुत सारे पोल्स ऐसे आए जिनमें ये लगा कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस बहुत करीब करीब हैं, और अब अचानक ऐसे पोल आने शुरू हो गए हैं जिनमें लग रहा है कि कमला हैरिस थोड़ा सा आगे हैं। ऐसे इलेक्शन के नतीजे के बारे में किसी किस्म की पेशगोई करना कोई माकूल बात नहीं है। मेरा ख्याल है अगर शहरों में बड़ी तादाद में वोटर टर्नआउट हुआ तो वो कमला हैरिस के लिए बेहतर होगा। अगर देही इलाकों में तमाम लोगों ने वोट डाल दिए और शहरों में कम वोट पड़े तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नतीजा बेहतर हो सकता है। अच्छा, और स्विंग स्टेट्स में आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है 7 स्विंग स्टेट्स हैं और वही डिसाइड करेंगी कि दोनों में से कौन सा कैंप लीड करता है, तो वहां पर इसमें समझने वाली बात यह है, कि स्विंग स्टेट्स क्यों हैं। इस वजह से हैं कि जो बाकी रियासतें हैं, 43 रियासतें, उनमें पहले से ही अंदाजा है कि कौन जीतेगा, क्योंकि उनमें फर्क बहुत बड़ा है दोनों पार्टियों के हामियों में। इन 7 रियासतों में निस्बतन कम फर्क है। एक इलेक्शन में एक तरफ चले जाते हैं लोग, दूसरे में दूसरी तरफ चले जाते हैं, मगर जो बुनियादी डायनामिक है अमेरिका की वो वही है। अक़लियतें, सफ़ेद फार्म, वर्किंग क्लास, इनका इख्तलाफ, कॉलेज डिग्री वालों का और बगैर कॉलेज डिग्री वालों का फ़र्क, मर्दों का और औरतों का फ़र्क। तो जिस वजह से ये स्विंग स्टेट के नताइज हमें करीब करीब नजर आ रहे हैं वो ये है कि इन रियासतों में मुख्तलिफ तनासुब हैं शहरी आबादियों के और देही आबादियों के। लेकिन देही आबादी डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, शहरी आबादी अमूमन डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ देती है। इसलिए इन स्विंग स्टेट्स के अंदर भी वही प्रोसेस है। अगर अव्वलीन नताइज जो है वो स्विंग स्टेट से नहीं आएंगे, वो उन रियासतों से आएंगे जिनके नताइज पहले से मालूम है। लेकिन अगर उनमें डोनाल्ड ट्रंप की जो अक्सरियत है वो उतनी बड़ी ना हुई जितनी पिछले 2 इंतखाबात में थी, तो ये कमला हैरिस के लिए खुशाइंद बात हो। इसके अलावा अगर जी बिल्कुल, जो उन्होंने ज्यादा वोट लिए
उससे भी ज्यादा वोट लिए जितने उन्होंने 2020 में लिए थे या 2016 में लिए थे, तो फिर इस बात का इम्कान है कि वो वाकई वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीत सके। ठीक है। और जो एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट है, जिस तरह से ट्रंप ने कुछ रैलीज में ये भी कहा कि गालिबन कोई स्पेसिफिक एथनिसिटी आकर पेट्स को खा रही है, तो इस तरह की बातें करना या फिर ये रिटोरिक, ये अपील करना आवाम को कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, नौकरियाँ लेके जा रहे हैं, ये कुछ कैप्चर कर सका है वोटर के दिमाग को, और आर दे टू इंटेलिजेंट नॉट टू बी फूल्ड बाय इट? देखें देखें जो मिलों के मजदूर अब बेरोजगार हो गए हैं क्योंकि वो फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, वो उनको तो ये बातें अपील करती हैं क्योंकि वो फारिग बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, अपना सोशल मीडिया देख रहे हैं, उसमें ये बातें आती हैं। सफ़ेद फार्म हैं, उनको अपना बहुत ज़्यादा मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, वो समझने लगते हैं, वो ये नहीं समझते कि हमारी बेरोज़गारी का सबब यह है कि हमने नई इकॉनमी के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही 19वीं सदी से 20वीं सदी का जो तब्दीली का अरसा था उसमें भी हुआ था, क्योंकि सनत बढ़ती जा रही थी, देही आबादियां जो थीं वो अभी तक एडजस्ट नहीं कर पा रही थी कि हमें सनती वर्कर बनना है, अब हम ज़राअत में काम नहीं कर सकते, ज़राअत जो है वो टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर लेगी। तो अब भी ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, अब ये जो कंप्यूटर इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी इकोनॉमी है, इसके अंदर इमिग्रेंट्स काफ़ी आते चले जा रहे हैं। फिर इसी तरीके के साथ जो लो एंड के जॉब्स हैं उनके लिए भी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं क्योंकि वो कम पैसों पे काम करने को तैयार हैं। तो जो वर्किंग क्लास वाइट मेल है वो तो इस बात से मुतासिर हुआ है, लेकिन जो कॉलेज एजुकेटेड मेल है उसको ये बात पता है कि इमिग्रेंट इकोनॉमी के लिए बेहतर होते हैं। और जो कॉलेज एजुकेटेड खवातीन हैं उनकी बड़ी तादाद अबॉर्शन राइट्स और दीगर मामलात के हवाले से ये समझती है कि ट्रंप और उनके जो रनिंग मेट हैं जेडी वैंस, दोनों खवातीन की इज्जत नहीं करते। उनकी गुफ्तगू में सारी ऐसी बात होती है जैसे औरतों को वैसे ही रहना चाहिए जैसे आज से 100 साल पहले होती थी, क्यों नहीं अपने शौहरों की बात मानती, क्यों नहीं अपने बापों की बात मानती, क्यों आज़ाद होती जा रही हैं। तो वो उसके खिलाफ एक रद्द अमल खवातीन में पाया जाता है। एक बहुत दिलचस्प पोल आया है जिस पर गौर करना चाहिए, वो है आयोवा का। आयोवा मिडवेस्ट की एक ऐसी रियासत है जो पिछले 2-3 इंतखाबात से बिल्कुल सॉलिडली रिपब्लिकन हो गई। सही। और उसकी पोलिंग, ये एक खातून है, वो हमेशा से सिर्फ उस रियासत की पोलिंग करती हैं और कहीं की नहीं करती, और आज तक उस रियासत की पोलिंग करने में उनसे गलती नहीं हुई। तो अगर इस बार गलती हुई तो वो बहुत बड़ी गलती होगी उनके लिए। लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि उस रियासत में खवातीन की जो तादाद कमला हैरिस का साथ दे रही है, और इस रियासत में सफेद फार्म लोगों की अक्सरियत है, बहुत वाज़ेह अक्सरियत है, उसमें इमिग्रेंट ज्यादा नहीं है, उसमें स्याह फार्म लोग, कि औरतों का वोट इतना ओवरवेलमिंगली कमला हैरिस के साथ जा रहा है कि उसकी वजह से ओवरऑल वो डोनाल्ड ट्रंप को इस रियासत में, इस रिपब्लिकन रियासत में हरा देंगी। अच्छा, अगर इस किस्म की बात होगी, और मेरे भी आपको पता है बहुत सारे रिपब्लिकन दोस्त हैं जिनमें मैं खासतौर पे खवातीन की बात सुनता हूँ। मियाँ बीवी हैं तो मियाँ तो अभी भी कह रहे हैं नहीं मैं अपनी पार्टी ही को वोट दूंगा, बीवी कह रही है भैया आप, मैं रिपब्लिकन हूं या ना हूं, इस इलेक्शन में मैं डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं दे सकती। तो ये रुझान हमने 2020 में भी देखा था। ठीक। जो सबर्ब्स थे उनके जो लोग हैं, और सबर्ब्स जो होते हैं वो जरा वेल टू डू लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं सबर्ब्स में, और अमूमन वो रिपब्लिकन वोट करते हैं। लेकिन इस बार 2020 में 2022 में उन्होंने सबर्ब्स ने नहीं वोट किया, जिसको एक जमाने में आपको पता नहीं याद हो या ना, सॉकर मॉम्स कहा जाता था, यानी वो खवातीन जो अच्छे घरों में रहती हैं, अच्छे स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ते हैं, और वो अपने बच्चों को सॉकर खिलाने के लिए, फुटबॉल खिलाने के लिए अपनी गाड़ी में लेके जाती हैं। तो उन सॉकर मॉम्स की राय जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के सख्त खिलाफ है, और अगर वो वाकई बड़ी तादाद में वोट उन्होंने दे दिया तो शायद उससे नतीजा जरा मुख्तलिफ है। मतलब जो अमेरिकन सिविल सोसाइटी का क्रिटिक होता है कि वो इतनी प्रोग्रेसिव नहीं है जितनी यूरोप के अंदर जो एक सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में रहती है, क्योंकि अभी तक वो 18वीं सेंचुरी से लेके अब तक किसी खातून को इलेक्ट नहीं कर पाए, और इस बार खातून भी वो हैं जिनकी एंसेस्ट्री भी अफ्रीकन अमेरिकन / इंडियन है। तो ये आपको लगता है कि चांस है ये लेगेसी ओवरटर्न होने का? देखें, बैरियर ये बहुत बड़ा है, अमेरिका की अपनी रवायात हैं, अमेरिका की सफ़ेद फार्म आबादी का बड़ा हिस्सा कंजर्वेटिव है, और जो उनमें मजहबियत का रुझान है वो भी यूरोप से कहीं ज़्यादा है।
जो एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं उनकी अपनी एक सोच है, वो बहुत कंजर्वेटिव हैं बहुत सारे मामलात में, सोशली बड़े कंजर्वेटिव हैं, इकोनॉमिक कंजर्वेटिव्स भी हैं अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में। तो ये बैरियर तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर ये बैरियर अबूर होने का कोई इम्कान है तो वो इस इलेक्शन में है। अच्छा, और इसके साथ साथ चूंकि आप भी खुद एक एकेडमिक हैं, तो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में तसव्वुर यही है कि वहाँ पर तो लेफ़्ट विंग की ऑटोनॉमी है, तो वहाँ पर अबॉर्शन राइट्स की तरह की जो बातें हैं उस पर ट्रंप को बिल्कुल डिसरिगार्ड किया जाता है। आप अग्री करते हैं इस बात से कि अबॉर्शन राइट्स जैसी चीज़ें बहुत बड़ा रोल भी प्ले कर सकती हैं, चूँकि जिस नौयत का कंजर्वेटिज्म वो ला रहे हैं उससे लोग अप्रूव नहीं करते? बिल्कुल नहीं अप्रूव करते। और ये याद रखिए कि जो यूनिवर्सिटी टाउन्स हैं उनमें आपको पता है बाद शहर ऐसे होते हैं उनकी सारी इकोनॉमी जो वो एक यूनिवर्सिटी होती है और उसके इर्द गिर्द उनकी सारी इकोनॉमी घूमती है। तो स्टूडेंट्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, यूनिवर्सिटी के मुलाजमिन होते हैं। यूनिवर्सिटी टाउन्स में हमेशा से डेमोक्रेट्स की भारी अक्सरियत रही है, बल्कि यूनिवर्सिटी टाउन्स जरा ज्यादा लेफ्ट विंग होते हैं। कामला हैरिस एक दरमियानी सोच रखने वाली लिबरल के तौर पे उभरी हैं, तो इसलिए वो बाज लोग जो बहुत एक्सट्रीम लेफ्ट के हैं वो उनको नॉट लेफ्ट विंग इनफ, नॉट लिबरल इनफ समझते हैं। लेकिन उसके बावजूद मेरा यह ख्याल है कि लोग इस बात पर आ गए हैं कि हमें वोट अपनी ही यानी डेमोक्रेटिक पार्टी ही के उम्मीदवार को देना है। तो यूनिवर्सिटी टाउन्स में तो यकीनन वो वाज़े अक्सरियत। यानी सर ज़्यादा लेफ्ट पे चले जाएं फिर वही होता है ना जो बर्नी सैंडर्स के साथ हुआ, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी किसी सोशलिस्ट को तो अफोर्ड नहीं कर सकती, राइट? जी बिल्कुल। और बर्नी सैंडर्स के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन उनके बहुत सारे लोग जो थे वो जज्बाती तौर पे उनके साथ थे। और बर्नी सैंडर्स ने इस बार बड़ी वजाहत के साथ ये बात कही है। देखिए बहुत सारे मुसलमान हैं, बहुत बाज अरब हैं, वो मशरक़ वस्ता की पॉलिसी के हवाले से जरा थोड़ी सी जोश में हैं, गुस्से में हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं जी हम इस बार हराएंगे डेमोक्रेट को सिर्फ ये सबक देने के लिए कि तुम हमारे बगैर जीत नहीं सकते। लेकिन बर्नी सैंडर्स ने समझाया कि भाई ये सबक देने का वक्त नहीं है, ये अपनी जिंदगी को बेहतर करने का वक्त है। और ये ठीक है कि मेरा भी इख्तलाफ है कामला हैरिस से बहुत सारी बातों के ऊपर, लेकिन ये ना करो कि सबक देने के चक्कर में उससे ज्यादा बदतर शख्स जो उनके नुक्ते नजर से ज्यादा बदतर है उसको मुंतखब कर लो। तो ये एक दिलचस्प बहस अमेरिकी सियासी माहौल में चल रही है। हक्कानी साहब, हमारे पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स की बात करें तो पीटीआई वाज द फर्स्ट पार्टी जिसने ये सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का कल्चर यहाँ पे शुरू किया कि कोई फिल्म एक्टर है, म्यूजिशियन है, सिंगर है, उसको स्टेज पे बुलाया, उसकी ऑडियंस गैदर की। अमेरिका में तो ये बहुत पुराना कल्चर है, मतलब मिड 1950s से शुरू हो गया था। इस बार भी हमने देखा लेडी गागा हो या रिकी मार्टिन, ओपरा विनफ्री, एमिनेम की तरह के म्यूजिशियन सारे, इससे कोई फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल, बियॉन्से एज वेल, इससे फर्क पड़ता है कि आप बड़ी वोटिंग बेस कैप्चर कर लें? मुझे आज तक कभी कोई वोटर ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि मैं फलाने सिंगर या फलाने टीवी शख्सियत की वजह से ये वोट दे रहा हूं। लेकिन इन तमाम शख्सियतों को मीडिया कवरेज बहुत मिलता है। अब आप सोचें कि एक दरमियानी साइज का शहर है, उसमें एक सेलिब्रिटी आ रहा है और एक इलेक्शन कैंडिडेट आ रहा है। तो इलेक्शन कैंडिडेट को सुनने के लिए तो सिर्फ सियासी लोग जाते हैं, मगर जब सेलिब्रिटी भी आ रहा है और वो गाना भी गाएगा वहां, तो फिर उसके मद्दाह भी आ जाते हैं। तो उन तक एक सियासी मैसेज पहुंच जाता है। और यही वजह थी कि ये सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि जब उस सेलिब्रिटी की वजह से वो लोग जो, देखिए हमारे मुल्क में तो हर आदमी ही सियासी है बिल्कुल, लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क में जहां मजमूई तौर पे रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर लोगों की सियासत से इतना फर्क नहीं पड़ता, या लोग ये समझते हैं कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और फिर उनके यहाँ इलेक्शन के दिन छुट्टी भी नहीं होती, आपको काम भी करना होता है और काम करते से वक्त निकाल के जाके वोट डालना होता है। तो बहुत से लोग वोट नहीं भी डालते। अमेरिका के इंतखाबात में 60-62% अगर वोट पड़ जाए तो उसको बहुत हाई टर्नआउट समझा जाता है, 66% को, जिसका मुकाबला अगर आप करें भारत जैसे मुल्क में जहां कभी 80% से कम टर्नआउट नहीं होता। तो वो लो टर्नआउट के खिलाफ ये एक वेपन होता है सेलिब्रिटी, ताकि कंपेल करें वोटर को। सेलिब्रिटी की वजह से लोग सियासत में दिलचस्पी ले लेते हैं, वो भी जो सियासत में दिलचस्पी नहीं लेते।
और इसके साथ अगर देखा जाए जो फेक न्यूज़ का किरदार है, चूँकि अब भी कुछ इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्टिक सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि इलॉन मस्क की मिसाल देख लें कि ट्विटर को उन्होंने वेपनाइज कर दिया और ट्रंप की एक कैंपेन मशीनरी बन गए, फेक न्यूज़ भी फैलाई और उनको रीट्वीट करते रहे। उससे भी कोई इजाफा हुआ है रिपब्लिकन वोटर के माइंड को कैप्चर करने के लिए? देखिए, फेक न्यूज़ से लोगों का माइंड तो दोनों तरफ बन चुका होता है, और फेक न्यूज़ उन्हीं लोगों को अपील करती है कि जिनके मखसूस जज्बात होते हैं। मसलन इमिग्रेंट्स, जिसको आदमी को पहले ही थोड़ी सी बेजारी हो, जब उसको ऐसी फेक न्यूज़ मिलनी शुरू होती है। और आपको पता होगा ये जो एल्गोरिदम होते हैं इन सारे सोशल मीडिया के, वो ऐसे होते हैं कि वो आदमी को ढूंढते हैं कि उसकी अपनी सोच क्या है। मसलन अगर आदमी पहले से मजहबी सोच का है तो उसको बहुत ज़्यादा मजहबी किस्म की चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आदमी जो है वो इमिग्रेंट्स के बारे में कभी उसने एक दफा कमेंट कर दिया, दो दफा, वो रिकॉर्ड में रहता है और कंप्यूटर कहता है अच्छा इसको और एंटी इमिग्रेंट एको चैम्बर बन जाता है। तो एको चेम्बर्स बने हैं, जिसकी वजह से जो एक डायलॉग होता था पॉलिटिकल प्रोसेस में वो खत्म हो गया। और इस एको चेम्बर के बेनिफिशियरी डोनाल्ड ट्रंप 2016 में भी थे, 2020 में भी थे। 2020 में भी उनको जिन लोगों के वोट मिले वो हैं जो वो बहुत सारी बातों पे यकीन रखते हैं जो सही नहीं होती। मसलन आप देखिए कि 2016 में नारा लगाते थे डोनाल्ड ट्रंप के उनके हामी लॉक हर अप, कि हिलरी क्लिंटन ने कोई जुर्म किया। बाद में पता चला उन्होंने तो कोई जुर्म नहीं किया था, अदालतों ने सबने उनको क्लियर कर दिया, FBI ने क्लियर कर दिया। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है, बिल्कुल, लेकिन उनके बारे में उन्होंने एक पूरी ये फजा बना दी कि ये तो देखिए जी, ये जो न्यूयॉर्क है ये तो है ही लिबरल्स का और लेफ्ट विंग का गढ़, तो इन लोगों ने अगर सजा दी है तो इसकी तो कोई अहमियत नहीं है हमें। तो ये एक किस्म का जो जज्बाती, आप बात कर रहे थे सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की, सेलिब्रिटी कैंडिडेट की भी तो बात हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप एक सेलिब्रिटी कैंडिडेट, ब्यूटी पेजेंट्स कराते थे ना, जो कभी पहले मुंतखब नहीं हुए, कभी उन्होंने कोई ओहदा नहीं, सीधे मुंतखब हुए तो सदर मुंतखब हुए, और उन लोगों की तरफ से मुंतखब हुए जो ये चाहते थे कि ये एक मसीहा आ जाए। क्योंकि जो रोजमर्रा के मसाइल हैं, कांग्रेस में क्या हो रहा है, गवर्नर क्या कर रहे हैं, सियासी फैसले क्या हो रहे हैं, उसको समझना हर एक के बस की बात, कॉम्प्लेक्स है वो। सेलिब्रिटी को मसीहा समझना, कोई आदमी जो है वो फुटबॉल में कामयाब हो गया, कोई आदमी फिल्मों में कामयाब हो गया, कोई आदमी प्रॉपर्टी डेवलपिंग में कामयाब हो गया, कोई आदमी क्रिकेट में कामयाब हो गया, उसको ये समझ लेना कि ये देखो बस ये आदमी है और हम सारा भरोसा और एतमाद इस पे कर देंगे। तो वो जो सेलिब्रिटी कल्चर था वो, और जो नफरतें फेक न्यूज से पैदा होती हैं और बढ़ाई जाती हैं, वो मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के काम आई और हकाइक को नजरअंदाज करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। देखिए एलन मस्क की ख्वाहिश क्या है कि कोई ट्वीट, कोई बात लोगों को ये याद ना दिलाए कि डोनाल्ड ट्रंप को रेप के ऊपर सजा हुई, और वो अपील हो रही है, इस वजह से वो रिहा हैं अभी तक। मगर जूरी का जो फैसला होता है अमेरिका में, वो किसी रियासत में भी हो, लोगों को मानना तो होता है। तो ये फेक न्यूज का कारनामा है, सोशल मीडिया का कारनामा है कि डोनाल्ड ट्रंप के हामी उनकी खामियों कमजोरियों पर नजर ही नहीं डालते। ठीक, हकानी साहब शॉर्टली लास्ट क्वेश्चन, ये भी हमने देखा है माजी में भी और इस बार भी इलॉन मस्क और दीगर लोग ये कह चुके हैं कि अगर हमें लैंडस्लाइड विक्ट्री और हम क्रश नहीं करेंगे अपने ऑपोजिशन को तो फिर धांधली की सूरत हाल ही होगी, कहीं ना कहीं एम्बेजलमेंट हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरे नज़दीक तो मुझे याद नहीं है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी में ये प्रैक्टिस हो कि इलेक्शन के रिजल्ट कबूल ही ना करें और कहें कि ये जो इलेक्शन हुआ है ये हमारे अगेंस्ट था, जो पाकिस्तान में होता है या थर्ड वर्ल्ड में होता है। अगर इस बार भी हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ट्रंप लूजेज द इलेक्शन एंड सेज कि मैं रिजल्ट ही नहीं मानता, तो अमेरिकन डेमोक्रेसी की ये तो डाउनस्लाइड है, बहुत बड़ी है। देखिए पिछली बार भी उन्होंने नहीं माना था, लेकिन सारी अदालतों ने उनको सुना भी और उनकी दरखास्तों को मुस्तरद भी किया। बिला सबूत बात करने का जो है वो एक शोर तो होता है, लेकिन नतीजा उस तरह से हो नहीं पाता जिस तरह लोग चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी जो ये स्टॉर्म भी वेदर कर लेगी, मुमकिन है, क्योंकि उनका मिजाज ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर हारे, अभी तो पता नहीं कि वो हारेंगे या नहीं, मुमकिन है जीत ही जाएं, लेकिन अगर हारे तो वो नतीजा कबूल करने से शायद इनकार करें। लेकिन इस बार बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पलट के उनसे ये कहेंगे कि भाई आप जब जीतते हैं सिर्फ तभी आप नतीजा मानते हैं कि सही है, जब आप हारते हैं तो हर बार धांधली होती है। और बाय द वे इसकी एनालॉजी हमारे यहाँ भी मौजूद है, हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि 2013 का इंतखाब भी धांधली वाला था,
2024 का इंतखाब भी धांधली वाला था, सिर्फ 2018 का इंतखाब दुरुस्त था क्योंकि वो हमारा आदमी जीता था। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हुसैन हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करें के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिकन इलेक्शन से मुतल्लिक हमारी गुफ्तगू जारी है। साजिद तारिड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वो साबिक मेयर हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपके वक्त का। बताइएगा, कहा यह जाता है और तनकीद भी जो नाक़दीन करते हैं रिपब्लिकन्स पर, वो ये समझते हैं कि अगर ये इलेक्शन का रिज़ल्ट रिपब्लिकन्स की फेवर में नहीं जाता तो पॉलिटिकल वायलेंस का भी ख़दशा है, और ये भी कहा जा सकता है रिपब्लिकन उम्मीदवारान की तरफ से कि हमारे खिलाफ धांधली हुई है जिससे डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। इसको एड्रेस करेंगे कि इसका ख़दशा है या सिर्फ ये एक्यूजेशंस हैं? देखिए, एक तो सबसे ज्यादा नैरेटिव लेफ्ट विंग मीडिया एंटरप्राइज जो है वो मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप साहब की हर चीज को ट्विस्ट करता है। जनवरी 6 हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप साहब की वो वीडियो वो नहीं चलाई गई जिसमें वो लोगों को पुरअमन रहने का कह रहे थे। दूसरी बात ये है, आज तक किसी ने इस चीज को कवर नहीं किया कि ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा ने व्हाइट हाउस के ऊपर कितनी दफा अटैक किया, हालांकि सदर को बंकर में ले जाना पड़ा था आज। और जिस तरीके से इस वक्त अमेरिका के कई शहरों को आफ्टर बिग फ्लॉयड के जो रॉयट्स थे उनको रिपब्लिकन्स ने नहीं जलाया था, बल्कि यहां पे कहा जाता था, एक टर्म्स है बर्न बेबी बर्न, जब शहरों को और पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई जाती थी, दोज वर नॉट रिपब्लिकन। तीसरी बात यह है कि डिफेंडिंग पुलिस की फाउंडर कैमला हैरिस है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। इस वक्त 21 मिलियन इलीगल क्रिमिनल्स को बुला के, जो कि इस वक्त अमेरिका की नेशनल थ्रेट बन चुके हैं, वो दे आर नॉट इनवाइटेड बाय रिपब्लिकन प्रेसिडेंट। सो इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका को खतरा लेफ्ट विंग मिलिशिया से है जिनका नाम ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा है। इस वक्त मैं खुद अमेरिकन फ्लैग पेन लगाकर बैठा हूं और अमेरिकन फ्लैग सिर्फ अब रिपब्लिकन उठाते हैं। डेमोक्रेट्स के बारे में कहा जाता है कि दे बर्न अमेरिकन फ्लैग and which is embarrassing, which is very अच्छा। और ये जो एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट का भी एक एक्यूजेशन होता है कि वो नहीं चाहते कि इमिग्रेंट्स बाहर से आएँ, नौकरियां लें, अमेरिकन सोसाइटी का हिस्सा बने, और उसके बाद इमिग्रेंट्स को उनको सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए। इसका क्या जवाब है? नहीं करना। इसका जवाब ये है सर कि जो रिपब्लिकन और डोनाल्ड ट्रंप बिलीव करते हैं कि लोगों को सामने दरवाजे से आना चाहिए, दीवारें फैलांग कर नहीं आना चाहिए, और उन लोगों को अमेरिका बिल्कुल नहीं आना चाहिए जो अमेरिकन वैल्यूज और कल्चर्स को की रिस्पेक्ट नहीं करते। और मैं समझता हूं कि ये दिस इज अ राइट ऑफ एवरी कंट्री कि जो लोग मिलिशियस इंटेंशंस के साथ आते हैं उनको रोका जाए। प्रोटेक्शन ऑफ देयर सिटीजंस एंड प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल रोल ऑफ अ स्टेट। मैटर ऑफ फैक्ट इस वक्त जो लोगों को बुलाया गया है, 30,000 से ज्यादा चाइनीज अमेरिका में आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब कई दफा अपनी तकारीर में कह चुके हैं कि शायद चाइना इज बिल्डिंग एन आर्मी विद इन अमेरिका। सो द फर्स्ट डे ही गोज टू द व्हाइट हाउस, मैं समझता हूं दिस शुड बी ऑन हिज टेबल, हाउ टू डिपोर्ट द 21 मिलियन इलीगल लोग जिन्होंने बॉर्डर को वायलेट किया है और क्राइम कमिट किया है। अच्छा, और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल या फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो एक आइसोलेशनिस्ट हैं। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की अगर वो बात करें तो फिर यूएस की जो फॉरेन बेसिस हैं या इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं या नेटो की फंडिंग है, इस सबको वो कर्टेल करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं। इस बार भी यही प्लान है या कुछ चेंज है लास्ट टर्म से? डेफिनेटली यही प्लान होगा। उसकी वजह यह है, इस वक्त $295 बिलियन यूक्रेन जा चुका है, जिसमें मेरा खून पसीना भी शामिल है, और वो जंग यूरोप की जंग है, अमेरिका की जंग नहीं है। क्वेश्चन यहां पे ये है कि किसी से अगर पूछा जाए अमेरिकन से कि अमेरिका में आखिरी नया एयरपोर्ट कब बिल्ड हुआ था, तो मेरे ख्याल में वो 25-30 साल पहले था। आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपल हो चुका है, हो रहा है। मैं परसों लैंड किया, मैंने खुद दोहा से वॉशिंगटन डलस एयरपोर्ट पर, और लग रहा था मैं 100 साल पीछे आ चुका हूं। दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इनोवेशन और स्पेस के अंदर चीजें जिनमें कमियां मौजूद हैं वो दूर करनी चाहिए। और दूसरा, नेटो, अगर इफ द नेटो और यूरोपियन कंट्रीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग देयर ओन बॉर्डर्स, दैट इज नॉट एन अमेरिका's प्रॉब्लम। अमेरिका का प्रॉब्लम इस वक्त चाइना रशिया अलायंस है, और मेरे ख्याल में उस पर फोकस करना चाहिए। आज दुनिया जल रही है ड्यू टू द वीक फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका। बाइडन का आज नामो निशान मौजूद नहीं है, और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ओबामा पीरियड के पॉलिसीज की एक्सटेंशन थी, और ये कैलकुलेटेड थे बाय द प्रेसिडेंट शी और पुतिन। इस वक्त ना सिर्फ
चाइना और रशिया अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठा रहे हैं, बल्कि बीबी नेतन्याहू इजराइल भी इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। सारे बम और पैसा अमेरिका का, लेकिन उनके साथ वो मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयर करने के लिए भी लेकिन साजिद साहब, अगर आप ग्लोबल हेजेमनी के वॉर से निकल ही आएंगे और आप कमिट ही नहीं करेंगे इंटरनेशनल वॉर्स को, तो फिर तो आप फ्री स्पेस नहीं छोड़ रहे फॉर चाइना एंड रशिया टू चिप इन। नहीं, देखिए वो अपना फेयर शेयर तो दें नेटो, अपना डोनाल्ड ट्रंप साहब के पिछले 4 साल के अंदर इन लोगों ने अपना फेयर शेयर देना शुरू कर दिया था। इस वक्त दर हकीकत हमारा ब्लड एंड स्वेट जो है वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यहां से यूक्रेन जाता है, यूक्रेन से दुबई चला जाता है। ये हर सफे पर लिखा नजर आ रहा है। और अमेरिकन इस वक्त देख रहे हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अपने क्या हालात हैं। हमारा हर बड़ा शहर जो है, शिकागो, बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, गाजा बन रहा है। पुलिस डीमोरलाइज्ड है और उसकी फाउंडर जो है वो कैमला हैरिस है, डिफेंडिंग पुलिस की मूवमेंट की फाउंडर ही वो है। तो दर हकीकत जब तक किसी कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, जब तक वो कंट्री अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो नहीं देगा, तो हु केयर्स अबाउट द रोड्स इन सीरिया और अफगानिस्तान और इवन देन जर्मनी व्हेन दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग देयर ओन बॉर्डर। मैटर ऑफ फैक्ट अभी तक 295 बिलियन तो यूक्रेन को अमेरिका दे चुका है। लुक एट द यूरोपियन वे दे स्टैंड एट। तो दर हकीकत ये डिसाइड करना होगा कि हर चीज कास्ट करती है और उनको अपने आप को स्टेप अप करना होगा, बजट बढ़ाना होगा। चलिए पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। आप चंद दिन पहले यहीं पर मौजूद थे। अफगानिस्तान पॉलिसी देख लें या पाकिस्तान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप का एज प्रेसिडेंट, मुझे वो ट्वीट याद है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया, हमने इतना फंड किया, लेकिन आज तक उन्होंने हमारे साथ वो कमिटमेंट नहीं की जो होनी चाहिए थी। तो क्या परसीव करें कि यहाँ लोकल पॉलिटिक्स में इतनी इंटरवेंशन होगी जो पीटीआई एक्सपेक्ट करती है कि उनके एक्स लीडर बाहर आ जाएंगे? और दूसरी चीज, अफगान पॉलिसी पे क्या इंपैक्ट आएगा इफ ही रिटर्न्स? एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त अभी रेजोल्यूशन मौजूद है जो 22 रिपब्लिकन लेजिस्लेटर्स ने लिखा था कि इनखला के अंदर, अमेरिकन इनखला के अंदर पाकिस्तान का रोल क्या था। दैट वाज क्वेश्चनेबल। अल्टीमेटली इफ द डोनाल्ड ट्रंप कम्स, दैट बिल मे कम अप। दोहा टॉक्स की बात हो रही है ना। जी। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ रिलेशनशिप मजबूत होंगे, पाकिस्तान की स्टेट के साथ रिलेशनशिप बढ़ेंगे, पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन और अभी जो रिसेंट भारत चाइना बॉर्डर पैक्ट हुआ है, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस उसमें बढ़ेगी। ताइवान के हवाले से, अफगानिस्तान के लेंस से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। इस वक्त पेंटागन डीमोरलाइज्ड है, फॉरेन पॉलिसी डज नॉट एग्जिस्ट। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जब इन सारी चीजों को विजिट करेंगे, पाकिस्तान विल बी की एंड इंपॉर्टेंट एलाई। और जिस तरह के हमारे 1947 से रिलेशनशिप विद यूएस, आइदर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रेनिंग ऑफ आवर मिलिट्री ब्रास, मेरे ख्याल में वो चीजें मजीद मजबूत होंगी। लेकिन ये तासर लेना कि आते ही जेलें खुल जाएंगी और आते ही दूध की नहरें निकलेंगी, ये सारी चीजें पाकिस्तानियों को खुद करनी पड़ेंगी। अच्छा। मैं अफसोस के साथ ये कहता हूं कि आज आप डोनाल्ड ट्रंप साहब की उम्मीदें इन पे भी हैं, और कल इन्होंने जुलूस निकाला है ब्रिटिश वजीर आजम की रेजिडेंस के बाहर भी। ये किस किस्म की हकीकी आजादी है जो कि आप उन्हीं लोगों से मांग रहे हैं जिनके बारे में आप रेजीम चेंज का शोर करते थे, जिनकी वजह से आपने 55 जलसे किए, एंटी अमेरिकन जो सेंटीमेंट है उसके ऊपर आपने कैपिटलाइज किया, और आज उन्हीं के सेनेटर और कांग्रेसमैनों के ऊपर आप डॉलरों की बारिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है बैक होम जहां पर आप हैं कि मुस्लिम्स फॉर ट्रंप की जो कैंपेन थी, हमने सुना कि पीटीआई के कुछ की फिगर्स ने उनमें इन्वेस्टमेंट भी कर रखी थी ताकि परसुएड करें उनको कि अगर वो वापस आते हैं तो फिर उसके बाद में उनको सपोर्ट करें। देखिए, डॉलरों की तो बारिश इस वक्त, बेशक मैं ये एग्री करूंगा, मैं इन्होंने जो लॉबी की है मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं। इन्होंने जिस तरीके से लेजिस्लेटर्स को पैसा उनके ऊपर फेंका, जिस तरीके से इन्होंने 127 आर्टिकल लिखाए हैं, जिस तरीके से ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन अरेंज किया गया, इनकी लॉबी बहुत कामयाब है। दुख के साथ ये कहूंगा, काश ये लॉबी पाकिस्तान के लिए की जाती। मेरे 36 साल के पीरियड में यहाँ अमेरिका में मैंने किसी पाकिस्तानी को इस हद तक आगे जाके लॉबी करते नहीं देखा। दुख वाली बात है, मुझे अफसोस है इस बात का। लेकिन इस वक्त इन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से ट्रंप कैंप के अंदर पेनिट्रेट करके अपना केस उनके सामने रख सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप विल हैव अ लॉट ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज बिसाइड्स पाकिस्तान। मेरे ख्याल में दिस इज अ रॉन्ग परसेप्शन। लोगों को इसको सही तरीके से देखना, एक्सपेक्टेशन गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सूरत हाल की बात करें तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो हमने देखा सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो इजलास हुआ जस्टिस याया अफरीदी के अंडर 7 रुकनी बेंच उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान के अंडर अब बनाया गया है और इसमें मुखालफत सीनियर जजेस की तरफ से की गई है, जिसमें याया अफरीदी साहब का अपना नाम है, मंसूर अली शाह साहब है, मुनीब अख्तर साहब हैं। इसके इम्पैक्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि इससे कन्फ्रंटेशन का माहौल सुप्रीम कोर्ट में बन सकता है। कल जो लेजिस्लेशंस हुई जिसमें नंबर ऑफ़ जजेस को बढ़ाया गया 17 से 34 किया गया और इसके अलावा जो सर्विस चीफ्स थे तीनों फोर्सेस के उनकी मुद्दत मुलाजमत में 5 साल तक का टेन्योर मुंतखब हुआ है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा और इसके अलावा जो आईनी बेंच है वो अब कैसे फंक्शन करेगा, इस पर बात करते हैं। शहबाज खोसा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है। इसके अलावा हाफिज़ एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आप भी माहिर कानून हैं, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला था उसमें एटलीस्ट कुछ डेवलपमेंट तो हमने देखी है। 7 रुकनी आईनी बेंच बनता है जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान के अंडर और 5-7 की जो मुखालिफत है, इसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि एक खलीज पैदा हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और इसके साथ साथ आईनी बेंच के दरमियान, क्योंकि 3 सीनियर जजेस जो हैं वो डिसेंट करते दिखाई दिए हैं। इससे आपको क्या लगता है कि किस तरफ जा रहे हैं मामला? देखें, ये तो थोड़ा बैकग्राउंड में हमें जाना पड़ेगा। कानून जो 26वीं आईनी तरमीम है वो इटसेल्फ बड़ी कंट्रोवर्शियल है। वो जिस तरीके से पास हुई, जिस तरह वो 63A का जजमेंट आया, जिस तरह वो कमेटी के लिए ऑर्डिनेंस आया और जितने संडे के दिन ऑर्डिनेंस आता है बगैर गेजेट हुए, हमारे जो साबका चीफ जस्टिस हैं उनको वही नाजिल हो जाती है, वो उसी वक्त उसी तनासब से कमेटी बनाते हैं और ये भूल जाते हैं कि 3 मेंबर का फैसला होना चाहिए, 2 के फैसले से ही वो बेंच बना देते हैं और हरेडली 63A का हॉर्स ट्रेडिंग को लेजिटिमाइज करने वाला फैसला पास कर देते हैं। ये तो बैकग्राउंड में आपको जाना पड़ेगा। बेसिकली कानून जो है जी, इसकी जूरिस्प्रूडेंस क्या है? कानून लोग इसलिए एक्सेप्ट करते हैं कि या वो उसको दिल से मानते हैं या वो सोसाइटी एज अ होल उसको मानती है, तभी वो कानून फॉलो होते हैं, किताब में लिख देने से नहीं होते। ये आपने देखा डिक्टेटरशिप्स में भी, मुशर्रफ दौर में भी जजेस की तादाद बढ़ाई गई, पीसीओ जजेस को रखा गया। एक सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का फैसला आया फिर 2009 में और डोगर कोर्ट्स को जो है घर जाना पड़ा, ऑल्दो वो चार्ज संभाल चुके हुए थे और बहुत सारे जजेस जो हैं वो बड़े जय्यद जजेस भी वो भी घर गए इसी चक्कर में। तो ये एक खामखा का अब एक उलझाव में डाल दिया है आज की हुकूमत ने। हमें पता नहीं इनको क्या डर था कि इतनी हरडली लेजिस्लेशन उन्होंने पास की है और बगैर स्टेक होल्डर्स को लिए, बल्कि यहां तक कि आप ये देखें कि जजेस में डाइसेंट है। आज जजेस का भी एक नोट सामने आया है जहां जजेस ने कहा कि जो हमारा फुल इजलास में जो लास्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में डिसाइड हुआ था कि आप ये फुल कोर्ट में इसको लगाएंगे, आईनी 26वीं आईनी तरमीम के जो चैलेंजेस हैं उनको, तो वो आपने अभी तक क्यों नहीं लगाया? ये तो सारा डेवलपमेंट देखनी पड़ेगी, बट ये पहली दफा नहीं हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में। पहले भी इस तरह जजेस की तादाद बढ़ाकर और अपनी मर्जी के बेंचेस बनाकर कोशिश की गई और उसका अंजाम भी यही हुआ कि वो वक्त के साथ साथ अनफोल्ड हुए और अंडू हुए। ठीक है हाफिज साहब, आपकी इस पर क्या राय है? ये जो 7-5 का हमने आज फिगर देखा है, अब इसमें दरअसल अगर देखा जाए तो जो सीनियर जज साहिबान हैं उनकी भी एक रिप्रेजेंटेशन दिखाई देती है। तो हम क्या समझें कि आने वाले दिनों में जो अहम केसेस होंगे वो अगर पॉलिटिकल नेचर के हुए या तरामीम से मुतल्लिक हुए वो तो आईनी बेंच में जाएंगे, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका फेट भी अब आईनी बेंच के पास ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजम्मिल, बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वो अपनी जगह है, लेकिन इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एक 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई है उसके अंदर एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना है और इसकी भी एक हिस्ट्री है। अगर दूसरी साइड पे एक हिस्ट्री है तो इसकी भी एक हिस्ट्री है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है उसने पिछले 12-14 साल से पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के नीचे रह के काम किया है? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मेरिट्स के ऊपर जजेस को अपॉइंट किया है? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर बेंचेस फिक्स नहीं होते रहे? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जजेस के फेवरेट नहीं रहते रहे? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर प्रोस्पेक्टिवली चीफ जस्टिस को अपॉइंट नहीं किया जाता रहा? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर थी कि ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर फैसले देते जिनके वो आइन के मुताबिक देने के पाबंदी नहीं है या वो दे ही नहीं सकते?
उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को भी घर भिजवाया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को ब्लैकमेल करके एक नई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी करवाई, और उसके बाद ये ऐसी आइन के अंदर तशरीह की जिस तरह आर्टिकल 63A है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा नहीं गया, और उस अगर बेंच की उस दौर की कॉम्पोजिशन देखें कि आर्टिकल 95 की एक रेजोल्यूशन मूव हुई थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, और जब वो मामला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए लिखा, तो उस दौर के अंदर जब जज साहब थे, जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा जी कि आप कुछ और कहना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल को। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जो है एक आर्टिकल 63A के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक रेफरेंस भिजवाना चाह रहे हैं, और अभी आया नहीं था, और हमने उसको 22 मार्च 2022 के लिए उसको फिक्स कर दिया। तो अगर उन सारी चेकर्ड हिस्ट्री का जाए और एक जो टिल्ट बन गया था पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर टुवर्ड्स पार्लियामेंट। ठीक है शहबाज साहब, ये 17 से 34 जो नंबर ऑफ जजेस हमने देखा है बढ़ते हुए, अब इस पर भी गवर्नमेंट कह रही है अचानक से नहीं बढ़ाई, ये वक्फे से बढ़ाई जाएगी। 22 लाख केसेस की पेंडेंसी है, 60,000 की सुप्रीम कोर्ट ने पेंडेंसी है, तो उनका आर्ग्यूमेंट तो यही है कि हम तो प्रेशर कम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत मरतबा हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो फंक्शनैलिटी है वो उस तरह स्विफ्टली नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए, तो हमारी तो कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है। देखें, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। दोनों बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक तो ये कि इंडिया हमारे से 6 गुना बड़ा मुल्क है, पॉपुलेशन वाइज भी देखें उसको आप तो 4 गुना से ज्यादा बड़ा है, और उसके अंदर जो हैं 34 जजेस हैं। आप उसके सुप्रीम कोर्ट में आप यहां पर देखें तो ये बिल्कुल पहले भी किया गया, मुशर्रफ दौर में ये किया गया, और इसको फिर वो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के केस में रिवर्स किया गया इस नंबर को। तो ये कोई ऐसी पेंडेंसी जो है बल्क आपकी 0.5% पेंडेंसी पूरे केसेस की सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। बाकी सारी पेंडेंसी लोअर कोर्ट्स में। उसके लिए क्या किया आपने? जब आपने उसके लिए कुछ नहीं किया तो आपकी पेंडेंसी का आर्गुमेंट तो फिर मैलिफाइड है ना। लोअर कोर्ट्स में तो नहीं कुछ किया। सही भरना चाहते हैं आप भरना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को आईनी केसेस की वजह से, जो माइंड यू सिर्फ 150 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में आईनी, सिर्फ 150 केसेस। बहुत शुक्रिया हाफिज हसान साहब, शहबाज खोसा साहब मौजूद थे। एक ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।